नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले यह देखिए कि आज पाठशाला में किन किन चैप्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। केजरीवाल का भयंकर ऑफर क्या है और इस ऑफर को लेकर राहुल गांधी की हां हुई है या ना हुई है, एक चैप्टर इस पर। मोदी से लड़ने के लिए ममता ने कौन सी कुर्बानी मांग ली, एक चैप्टर इसका भी। विपक्ष की टीम में पीएम मोदी के जासूस का पता चल गया, एक चैप्टर इसका भी। विपक्ष के अंदर की बातें पीएम मोदी तक पहुंचाने वाला कौन है, आपको बताऊंगा। वो हथियार जिससे रोज सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी, उस पर भी एक चैप्टर। और बटन दबाते ही दुश्मन खत्म, अमेरिका से आएगा भयंकर हथियार, ये चैप्टर आपको ये भी बताएगा। और नेहरू पर पीएम के नए फैसले का चैप्टर भी होगा जिससे कांग्रेस भड़क गई है। पीएम मोदी ने नेहरू का नाम मिटा दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आप जानेंगे। वो फ्लाइट जिसकी एक टिकट में आपका बंगला बन जाएगा, दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट का चैप्टर भी होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पाठशाला की, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता सरकार पर हमला बोला है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज साउथ 24 परगना जिले में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत वोटों की गिनती पर आधारित होना चाहिए, न कि शवों की संख्या पर। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। हिंसक भीड़ ने इस बार केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह के घर को आग लगा दी। जिस वक्त यह घटना हुई इस वक्त रंजन सिंह केरल में थे। उन्होंने जानकारी दी कि आगजनी की इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ है। बताया गया कि उपद्रवियों ने पेट्रोल बॉम्ब से केंद्रीय मंत्री के घर पर हमला किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी डाले। कर्नाटक में सत्ता बदलते ही रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में रेत माफियाओं ने एक पुलिस कांस्टेबल को रौंद डाला। पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम अवैध खनन कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बाजार में अचानक आज आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग की चपेट में आकर कई दुकानें जलकर राख हो गईं। रामायण की महागाथा पर बनी फिल्म आदि पुरुष रिलीज होते ही कानूनी पचड़े में फंस गई है। हिंदू सेना की तरफ से फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी गई है। इस याचिका में फिल्म में भगवान श्री राम और देश की संस्कृति का मजाक बनाने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के डायलॉग्स को लेकर काफी चर्चा हो रही। तो इस रिवीजन के बाद सबसे पहले आपको अब पहले चैप्टर में ले चलूं, जहां पहली क्लास में आपको बताएंगे कि विपक्ष की टीम में मोदी के किस जासूस का पता चल गया और केजरीवाल ने कांग्रेस को जो भयंकर ऑफर दिया है उस पर कांग्रेस की हां आई है या ना। इस वक्त 2024 के लिए बड़ी प्लानिंग चल रही है। बड़े बड़े फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें एक भयंकर ऑफर अरविंद केजरीवाल ने दिया है और केजरीवाल ने यह ऑफर उस कांग्रेस को दिया है जो कांग्रेस केजरीवाल को राहुल गांधी से मिलने का टाइम नहीं दे रही, जो कांग्रेस केजरीवाल को अध्यक्ष खड़गे से मिलने का टाइम नहीं दे रही, जो कांग्रेस केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताती है, जिस कांग्रेस के नेता केजरीवाल से किसी तरह की डील ना करने की बात कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से बार बार ठुकराए जाने के बाद भी, कांग्रेस के लगभग मना कर देने के बाद भी और भयंकर इग्नोर करने के बाद भी केजरीवाल की पार्टी और उनके लोग कांग्रेस को ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं। इनमें एक भयंकर ऑफर केजरीवाल ने क्या दिया और उसकी सच्चाई क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को सुन लीजिए। 23 जून को जो बिहार में बैठक होनी है पोजीशन की, उसमें कांग्रेस ये बात कर सकती है और ये कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं ने कल स्टेटमेंट भी दिया कि ये कहा जा रहा है कि एमपी और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसे में अपोजिशन ही अपोजिशन का वोट काटेगा, तो फिर एक साथ आने का क्या मतलब है? नहीं, हम तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव?
वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। टेबल पर बैठकर बातचीत करने का ऑफर दिया जा रहा है ताकि डील फिक्स हो सके। केजरीवाल के मंत्री को आपने सुन लिया, कांग्रेस को वो क्या ऑफर दे रहे हैं ये भी आपने सुन लिया, लेकिन जो सुना उस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, बल्कि नोट कर लीजिए, क्योंकि इस ऑफर की सच्चाई आपको हम आगे बताने वाले हैं। केजरीवाल का ऑफर, बहुत ध्यान से नोट कर लेने लायक ये ऑफर, और फिर आगे इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। केजरीवाल का ये ऑफर, जिसको हम जानबूझकर कह रहे हैं ये भयंकर ऑफर है, और ये भयंकर ऑफर क्यों है अब आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस अगर दिल्ली और पंजाब में चुनाव ना लड़े, क्योंकि यहां तो अब केजरीवाल की सरकार है ना, तो लोकसभा को ही वो वैसे ही देखते हैं जैसे विधानसभा में सरकार बन जाने के बाद। तो यहां अगर दिल्ली और पंजाब में वो चुनाव ना लड़े तो बदले में क्या किया जाएगा? तो आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। कहां? मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। क्या भयंकर ऑफर दिया गया है। अब ये जो ऑफर दिया गया है इसकी सच्चाई मैं आगे आपको बताता हूं। असल में अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो पहली नजर में तो ये किसी को भी लगेगा कि भाई ऑफर ठीक ही है, जहां जो मजबूत है उस हिसाब से बात कर रहा है। बड़ी अच्छी डील है कि 2 राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत है वहां केजरीवाल न लड़े, और 2 राज्यों में जहां केजरीवाल मजबूत हैं वहां राहुल गांधी न लड़े। लेकिन अक्सर कई डीलें ऐसी होती हैं जो दूर से देखने में अच्छी लगती हैं। अरे जैसे वो होता है ना, आपने देखा होगा कि इसके साथ एक फ्री ले लो, या वो 50% डिस्काउंट सेल टाइप के जो ऑफर होते हैं, लेकिन वहां पर एक छोटा सा स्टार बनाकर, जिसको एस्ट्रिक कहते हैं, कंडीशन अप्लाई भी लिखा होता है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यहां पर कोई कंडीशन अप्लाई वाला स्टार तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपको उन नंबरों में दिखाई दे जाएगा जो अब हम आपको बताने वाले हैं। केजरीवाल ने जो ऑफर कांग्रेस को दिया है उसमें कांग्रेस को क्या कोई फायदा होगा? हमने इसका टेस्ट किया। इस टेस्ट के हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की ताकत को इस टेस्ट के जरिए परखने की कोशिश की, तो ये पता चला कि ये ऑफर नहीं, कांग्रेस के साथ मजाक हो गया, जोक हो गया। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं है। देखिए यहां दिखाता हूं आपको। आप मध्य प्रदेश में देखिए कि 2018 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 सीटों में से 208 सीटों पर चुनाव लड़ी। इनमें से सिर्फ 1 सीट पर जमानत बच पाई, बाकी 207 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। एक भी सीट मध्य प्रदेश में केजरीवाल को नहीं मिली थी, और वोट भी करीब 0.6% यानी 1% से कम वोट मिले। जबकि आप इसी चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताकत देखिए कि 2018 में कांग्रेस 230 में से 114 सीटों पर जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 41% के करीब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में वोट मिला था। अब कहां 41% वाली पार्टी और कहां 1% से कम वाली 0.6% वाली पार्टी। लेकिन देखिए कि 1% से कम वोट वाली पार्टी 41% वोट शेयर वाली पार्टी को ऑफर दे रही है। ऐसे ऑफर दे रही है जैसे वो बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाली, और इस तरह से जता रही है जैसे केजरीवाल की पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ लेगी तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इसी तरीके से मध्य प्रदेश के बाद आप राजस्थान को भी, जहां कहा जा रहा है ना कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं लड़ेंगे, अब राजस्थान की कहानी भी दिखाता हूं आपको। राजस्थान में तो केजरीवाल की पार्टी के नंबर मध्य प्रदेश से भी खराब हैं। आइए दिखाता हूं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुर्बानी दी जा रही है अगर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस ये तय कर ले कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट फील्ड नहीं करेगी। राजस्थान में 2018 का चुनाव याद कीजिए आप। राजस्थान में आप ये देख लीजिए आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्यों रहा हूं। राजस्थान में आम आदमी पार्टी 2018 विधानसभा के चुनाव, और इसमें क्या हासिल हुआ था उससे आप समझ लीजिए। 200 सीटों में से कितनी मिली थी? कुल सीटें 200, और इसमें
142 पर उन्होंने चुनाव लड़े, 200 में से 142 पर चुनाव लड़ा। तो इसमें से कितनी जीती छोड़ दीजिए, 142 की 142 पर जमानत जब्त हो गई। तो वहां तो कम से कम एक सीट ने इज्जत बचा ली थी मध्य प्रदेश में, जमानत जब्त नहीं हुई थी, जीत नहीं हासिल हुई तो क्या हुआ, यहां जमानत ही जब्त हो गई। और ये जमानत जब्त अगर हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां वोट परसेंट के हिसाब से भी क्या कुछ इज्जत बचाने लायक ऐसा है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके और ये कहा जा सके कि देखिए ये है वो लॉजिकल पॉइंट जिसके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में नहीं लड़ेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। यहां वोट जो मिला था वो 0.38%, आधा परसेंट से भी कम वोट। उधर तो 0.6% मिल भी गए थे मध्य प्रदेश में, जबकि कांग्रेस के हिसाब से भी आपको देख लेना चाहिए। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो इसको कंपेयर यहीं पे कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कांग्रेस को राजस्थान में 2018 के चुनावों में कुल 200 सीटों में से 100 सीटों में जीत मिली थी और वोट परसेंट के हिसाब से 33.9% वोट मिले थे। अब कंपेयर कर लीजिए आप, ये 33.9 और इधर 0.38%। अब इसको कंपेयर करने के बाद आप ये सोचिए कि जो ये भयंकर ऑफर दिया जा रहा है ये कितना भयंकर है। इन नंबरों से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि केजरीवाल के पास मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को देने के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस को इन राज्यों में केजरीवाल की किसी कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के रहने या नहीं रहने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या किसी की भी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल के इस ऑफर का दूसरा पार्ट आपको मैं बताता हूं, जिसमें वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बदले दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से कुर्बानी मांग रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो ऑफर दिया है कि वो विधानसभा के प्रदर्शन को देखते हुए ये ऑफर दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस 2024 को देख रही है। और लोकसभा में केजरीवाल की पार्टी का हाल ये है कि दिल्ली में जहां उनकी सरकार है वहां उनकी लोकसभा की कोई सीट नहीं है, साथ की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां पर लोकसभा की सिर्फ एक सीट है उनके पास। जहां तक सिर्फ दिल्ली के लोकसभा सीटों की बात है तो केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिलकर भी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। उसका गणित भी मैं आपको समझा देता हूं। जब आप इस संदर्भ में बात करते हैं, आपको यह बता ही चुका मैं कि 7 में से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास गई, लेकिन कभी पार्षदी के चुनाव से तो कभी विधानसभा के चुनाव से यह अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा, रेप्लिकेट होगा लोकसभा के चुनावों में। 2019 का लोकसभा चुनाव जो है, आप जानते हैं दिल्ली में जो सीटें हैं वो हैं लोकसभा की 7, और यहां 7 लोकसभा सीटों में जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर, यहां पार्टी और यहां जब वोट शेयर को आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली किसकी स्ट्रेंथ क्या है। यहां देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिलते हैं और कांग्रेस को मिलते हैं 22%। और आप इसको अगर जोड़ भी देते हैं तो ये कितना आता है, तो ये देख लीजिए जरा, 57 और ये जोड़ने के बाद 30%। यानी केजरीवाल और कांग्रेस को मिलाकर ये जो वोट आपको दिखाई दे रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के वोट के कंपैरिजन में कितना कम है। यानी केजरीवाल और कांग्रेस मिल जाएं तो भी दिल्ली की लोकसभा सीटों के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है। दिल्ली का टेस्ट हमने कर लिया, अब आप पंजाब को भी देख लीजिए। यहां पर क्या है, 2019 का लोकसभा चुनाव क्या कहता है ये आपको देखना चाहिए। पंजाब के संदर्भ में भी, क्योंकि कुर्बानी जो बार्टर में दी जा रही है वो दिल्ली और पंजाब के लिए दी जा रही है ना, तो जिसको कहा जा रहा है कि हम यहां नहीं लड़ेंगे, वहां की हैसियत मैंने आपको बता दी है। वहां की एक हैसियत मैंने आपको बता दी दिल्ली के संदर्भ में, जहां विधानसभा में अभी सरकार है। अब जरा आप चले आइए पंजाब में। पंजाब में आम आदमी पार्टी का हाल, विधानसभा में काबिज है ये आप जानते हैं। यहां वोट शेयर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अगर आप देख लेंगे लोकसभा चुनाव का,
तो करीब करीब 40% है कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी का है करीब 7.5%। अब आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। अब कांग्रेस को लगेगा कि वो क्यों पंजाब में कुर्बानी दे, जब पिछली लोकसभा में उसे पंजाब में अच्छे खासे वोट और सीटें मिली थी। इससे तो सिर्फ केजरीवाल को ही फायदा होगा। यानी केजरीवाल ऐसा ऑफर लेकर आए हैं जिसमें फायदा सिर्फ केजरीवाल का है, कांग्रेस का कोई फायदा नहीं। फिर कांग्रेस ऐसी डील क्यों करेगी जिसमें उसका कोई फायदा नहीं? इससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल कांग्रेस को ऑफर नहीं दे रहे, बल्कि कांग्रेस के साथ एक्चुअली मजाक कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता केजरीवाल के ऑफर का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने लिखा कि ये मुंह और मसूर की दाल। 2014 में 432 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 414 पर जमानत जब्त करवाने वाले, राष्ट्रीय पार्टी होकर बाई इलेक्शन में जीते एक लोकसभा सांसद वाले हमें बताएंगे कि कहां चुनाव लड़ना है और कहां नहीं। इसी तरीके से कांग्रेस की एक और नेता अलका लांबा ने तो आम आदमी पार्टी को ठग कह दिया। अलका लांबा ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी के ठग राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी औकात और दिल्ली पंजाब लोकसभा में कांग्रेस की हैसियत देखकर बात करें तो बेहतर होता। देखते रहिए, दिल्ली और पंजाब भी आम आदमी पार्टी के ठगों के हाथों से एक दिन जरूर छिटक जाएगा। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये भी लिखा गया ट्वीट में। और आप ये भी देखिए कि केजरीवाल ने जहां जहां हाल में चुनाव लड़ा उसमें पंजाब, गुजरात, गोवा को छोड़ दिया जाए तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि उनकी पार्टी को कोई भाव दे। क्योंकि आप देखिए कि अभी कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, एक भी सीट नहीं जीती, वोट शेयर 1% से भी कम रहा। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ा गया, वहां एक भी सीट नहीं जीती, वोट शेयर 3.31% रहा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीती, वोट शेयर 1.10% रहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं जीती, वोट शेयर 1% से भी कम रहा। अब आप इतनी जगहों का परफॉर्मेंस देख लीजिए और लोकसभा को लेकर एम्बिशंस भी देख लीजिए और ऑफर भी देख लीजिए, कितना रियलिस्टिक है ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस तरह के ऑफर दे रही है जिनका कांग्रेस के लिए कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो इस तरह के ऑफर दे रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि विपक्षी के प्लान में वो कहीं फिट नहीं बैठते, उनके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल की तरह कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को एक ऑफर दिया था। कर्नाटक जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस को बंगाल छोड़ देना चाहिए और उनका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को लेफ्ट के साथ ही जाना है तो उनसे सहयोग की उम्मीद ना करें। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। আর আজকে তোমরা বলছো বাংলায় শান্তি নেই, কিসের শান্তি? সিপিএম এর আমলে কোন শান্তি ছিল? শ্মশানের শান্তি। কংগ্রেস অনেক রাজ্য চালিয়েছো, সিপিএম এর সবচেয়ে বড় দোসর আর বিজেপির বড় দোসর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। ममता बनर्जी ये इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आजकल बंगाल में पंचायत चुनाव का माहौल है, वहां जिस तरह से नॉमिनेशन से पहले हिंसा हो रही है उससे ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी से तिल मिलाकर ममता बनर्जी ने कह दिया कि टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी मिलकर साजिश कर रहे हैं। ममता ने कहा कि टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सब ने आपस में हाथ मिला लिया है। ममता ने कांग्रेस से कहा कि अगर बंगाल में कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट के साथ रहेगी तो फिर वो टीएमसी से समर्थन की उम्मीद न करें। यानी ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस से कुर्बानी मांग ली है कि वो बंगाल में ममता का विरोध न करें और लेफ्ट से अलग रहें। लेकिन कांग्रेस ये कुर्बानी क्यों देगी? वो भी तब जब बंगाल में कांग्रेस का इकलौता विधायक भी ममता ने तोड़ लिया हो। विपक्ष की एकता की हकीकत इन तमाम उदाहरणों से आपके सामने है। हकीकत यही है कि कोई पार्टी आगे बढ़कर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। वहीं विपक्षी एकता का पूरा प्लान बनाने वाले नीतीश कुमार का हाल ये है कि उनके अपने ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी अलग हो गई
उनके गठबंधन से अलग होने पर नीतीश कुमार ने उन्हें बीजेपी का जासूस करार दे दिया। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर यहां तक कह दिया कि अगर वो साथ रहते तो विपक्ष की सारी बातें बीजेपी को बता देते। अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहे। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको। तो अंगूर इतने खट्टे भी हो जाते हैं कि वो जासूस बन जाते हैं। नीतीश से अलग होकर जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। 19 जून को वो दिल्ली जाएंगे, जहां गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उनसे बातचीत के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान करेंगे। महागठबंधन से निकलने पर जीतन राम मांझी ने कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जेडीयू में विलय कर लें, जो उन्हें मंजूर नहीं था। सुनिए मांझी। पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हैजर्डली इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। खास करके मर्ज करने का जो प्रस्ताव आया था कि पार्टी में मर्ज कर जाइए, तो ये हम लोगों को गवारा नहीं था। इसलिए आज हमारे लोग जब इस्तीफा संतोष कुमार दिए हैं और ये निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे। और विपक्ष में अंदर इन्हीं सब झगड़ों की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत मोर्चे बनते बिगड़ते देखे हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी का अलग एजेंडा तैयार कर रहे हैं। केसीआर ने कहा है कि हमने बहुत से मोर्चे, संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा देखा है, लेकिन ये काफी नहीं थे, इसलिए हम बीआरएस का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ विपक्षी एकता के पूरे प्लान में छेद ही छेद नजर आ रहे हैं, उधर बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत करने और अपने गठबंधन एनडीए को विस्तार देने में जुटी हुई। इसी वजह से यूपी में नए नए साथी तलाशे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। यह मुलाकात बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि राजभर अखिलेश यादव के दोस्त थे और अभी यूपी का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था। लेकिन अब राजभर अखिलेश से अलग हो चुके हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि फिर से बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से 25 मिनट तक मीटिंग की, जिसके बाद ये अटकलें लग रही हैं कि 2024 के लिए राजभर की पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। इसी तरह दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपने साथ सहयोगियों को जोड़ने की तैयारी कर रही। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की थी। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी और जेडीएस के बाद बीच में नजदीकी बढ़ रही है। हालांकि दोनों ही दलों में से कोई भी इस पर खुलकर बोल जरूर नहीं रहा, लेकिन ये इशारे स्पष्ट किए जा रहे हैं कि साथ आया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। बीजेपी इस वक्त नए साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा पुराने साथी जो बिछड़ गए उन्हें भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। जैसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पंजाब में अकाली दल को फिर से साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है। ये वो पार्टियां हैं जो नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार में शामिल नहीं हुई और नई संसद पर पीएम मोदी का समर्थन किया। कुल मिलाकर विपक्ष अगर मोदी जी को हराने के लिए एकजुट होने का प्लान बना रहा है, तो पीएम मोदी भी ऐसी तैयारी कर चुके हैं जो विपक्ष के हर प्लान को फेल कर देगा। और पाठशाला में अब अगले चैप्टर का रुख करते हैं। अब उस हथियार का चैप्टर जिसमें पीएम मोदी हर रोज जिसके जरिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं।
अमेरिका से आने वाले भयंकर हथियार का बटन दबते ही दुश्मन फौरन खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका पहुंच रहे हैं। यह पीएम मोदी की 7वीं अमेरिकी यात्रा है। लेकिन इस बार यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी इस बार अमेरिका के स्टेट गेस्ट होंगे, राजकीय अतिथि, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से राजकीय मेहमान के तौर पर स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी पीएम मोदी इस बार अमेरिका के विशेष मेहमान हैं। यह सम्मान अमेरिका की तरफ से विशेष राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट गेस्ट राष्ट्रपति बाइडेन ने बनाकर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया है और यह पूरे भारत का सम्मान। आगे बढ़ने से पहले आपको अमेरिका की स्टेट विजिट के बारे में जरा विस्तार से बता देता हूं। अमेरिका में स्टेट विजिट केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ही होती है और सबसे खास बात यह है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी विदेशी नेता को सिर्फ 2 बार स्टेट विजिट का आमंत्रण दे सकता है। अब कोई नेता अमेरिका की राजकीय यात्रा पर होता है तो उसका परंपरागत रूप से भव्य स्वागत होता है। अमेरिका पहुंचते ही एयरपोर्ट पर राजकीय स्वागत होता है और फिर व्हाइट हाउस पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी होती है। इसीलिए इस बार पीएम मोदी को भी व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिका की तरफ से उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील साइन कर सकते हैं। इस समय मंदी की मार झेल रहे अमेरिका के लिए यह डील बहुत जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से बहुत हथियार खरीदे हैं, लेकिन इस बार जो डील होने वाली है वो भारत की सैन्य सुरक्षा को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी। इन हथियारों की खासियत के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के दौरे पर जा रहे पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल आपको देख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो 21 जून को अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जाएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इसलिए पीएम मोदी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक योगा करेंगे और इसी दौरान उनके साथ संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी, राजदूतों और कई सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी यहां शामिल होंगे। और सबसे खास बात यह है कि 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने भारत के आग्रह पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। 22 जून की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिनर यानी राजकीय भोज में शामिल होने का कार्यक्रम रखा है। अब 22 जून को ही पीएम मोदी अमेरिकी संसद में अमेरिकी कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। इसमें अमेरिका के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। अगले दिन 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ लंच करेंगे। इसके बाद वो अमेरिका के कई उद्योगपति और कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अमेरिका में रह रहे भारतीयों से उनकी बातचीत होगी। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के इस ज्वाइंट सेशन में पीएम मोदी का भाषण बहुत खास बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में भी कांग्रेस को एड्रेस किया था। यह पीएम मोदी समेत हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस अमेरिका यात्रा के दौरान हथियारों की एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की यह पूरी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडस एक्स नाम की इस डील को फाइनल कर लें। हालांकि इससे भारत को कई घातक हथियार मिल जाएंगे। यह डील ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत आती है।
इसमें डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टेक्निक को दूसरे देश को ट्रांसफर किया जाता है। इस डील में सबसे ज्यादा चर्चा फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले GE-414 जेट इंजन की है। अमेरिका इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देगा और उसके बाद भारत में तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस इंजन में TED-BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेक्निक है, जो तेजस को एडवांस फाइटर जेट में तब्दील कर देगी। इस डिफेंस डील में भारत में 350 फाइटर जेट्स के लिए समझौता होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में यह डील साइन होगी। इस डील में दूसरा सबसे बड़ा हथियार MQ-9B आर्म्ड ड्रोन है, जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन कहा जाता है। यह तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को अंजाम दे सकता है। इस वक्त आप यहां इसको देख रहे हैं। यह ड्रोन 1 घंटे में 482 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट है और ऊंचाई 12 फीट। यह फुली रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन है जो करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर के इलाके की निगरानी कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान इस ड्रोन की करीब 25,000 करोड़ रुपए की डील होने की संभावना है, जिसमें तीनों सेनाओं के लिए 30 ड्रोन खरीदने की प्लानिंग है। प्रीडेटर ड्रोन ये कितना घातक हथियार है, आज इससे जुड़ा एक किस्सा भी आप सुनिए। पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने इस ड्रोन से काबुल में बैठे अलकायदा आतंकी अयमान अल जवाहिरी को मार डाला था। इस ड्रोन पर हेल फायर मिसाइल को लोड किया था, जिसने टारगेट करके जवाहिरी के घर को उड़ा दिया था। इसके अलावा 2011 में ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तभी पता चला था कि वो एबटाबाद में, हालांकि तब इसका पुराना वाला वर्जन इस्तेमाल किया गया था। लेकिन भारत अब जिस वर्जन को खरीदने जा रहा है वो मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन होगा। इस ड्रोन की मदद वक्त आने पर इसकी मदद से भारत बगैर सैनिक भेजे कश्मीर में बैठे बैठे पीओके के आतंकी अड्डों को तबाह कर सकता है। LAC पर चीन की हरकतों को जवाब दे सकता है। यह ड्रोन भारत की अटैकिंग पावर को बहुत बढ़ाने वाला साबित होगा। भारत भी इस प्रीडेटर ड्रोन को खरीदना चाहता है, क्योंकि 2020 में भारतीय नौसेना ने इसकी ताकत को करीब से देखा था। साल 2020 में भारतीय नौसेना ने अपनी खुफिया और निगरानी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की एक जोड़ी लीज पर ली। इस ड्रोन ने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर पर कड़ी नजर रखने में मदद की। चीन की चालों पर निगाह रखने के लिए बहुत कमाल का हथियार रहा। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि भारत के पास ये ड्रोन मौजूद हो। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षित भारत चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। भारत और अमेरिका एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हमारी रक्षा साझेदारी इस भरोसे का ही प्रमाण है। अमेरिका चाहता है कि इस हथियार की मदद से भारत इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में चीन पर पूरी नजर रख पाए, ताकि इस इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाया जा सके। हम अत्याधुनिक हथियार भारत को दे रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कहा गया, जिससे भारत अपने यहां भी इन्हें बना सके। जिस रीपर MQ-9 ड्रोन को यूक्रेन को $1 अरब में बेचने का फैसला किया गया, ऑफर दिया गया, उसके बारे में यह बताता हूं कि ये कितने खतरनाक ड्रोन है। रीपर MQ-9 दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक ड्रोन में से एक है। रीपर MQ-9 हंटर किलर कैटेगरी का फाइटर ड्रोन है और जैसा मैंने आपको बताया, अयमान अल जवाहिरी को ठिकाने लगाने से लेकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने तक इसने अपनी काबिलियत बार बार साबित की है। पाठशाला में अब अगले चैप्टर की तरफ आपको लिए चलता हूं और यहां आप नेहरू पर
पीएम मोदी के नए फैसले के संदर्भ में इस चैप्टर में जानेंगे, जिससे कांग्रेस बड़ी भड़क गई। आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने नेहरू का नाम मिटा दिया, इस आरोप में कितनी सच्चाई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं। बिना ये जाने समझे कर रहे हैं कि जिस मुद्दे पर वो हमला बोल रहे हैं उससे पीएम मोदी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी तरह आज कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगा दिया कि वो जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने पर आमादा है। दरअसल दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कर दिया गया है। इसी पर कांग्रेस पानी पी पी कर पीएम मोदी को कोस रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी बहुत छोटे मन के व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया है और पीएम मोदी कांग्रेस से चिढ़ते हैं। लेकिन नेहरू का ये मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदला क्यों गया और उसका इतिहास क्या है, ये आपको जानना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देखिए कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने से कांग्रेस तिलमिलाई कितना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। एक इमारत के नाम से नेहरू का नाम हटाना कांग्रेस के लिए तानाशाही भरा फैसला हो गया। इसी तरह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। 59 वर्षों से ज्यादा समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों और अभिलेखों का खजाना रहा है। अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्व गुरु बना फिर रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत छोटे मन के व्यक्ति हैं और एक इमारत से नेहरू का नाम हटाने से लोगों के दिलों से नेहरू का नाम मिटा नहीं पाएंगे। सुनिए कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ। 59 साल से जो जगह एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंदिर था, जहां पर उनको लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जो लिटरेचर है, जो वहाँ उनको कहीं नहीं मिलता तो वहाँ पे मिलता, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन्हीं को, क्योंकि वह तो वाजपेयी जी को भी भूल गए। वाजपेयी जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से नेहरू का नाम हटाने का फैसला क्यों लिया गया, पहले वो आपको बताता हूं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला NMML सोसाइटी की स्पेशल बैठक में हुआ। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो NMML सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। बैठक में यह महसूस किया गया कि नाम से संस्थान की वर्तमान गतिविधियों का पता चलना चाहिए। नेहरू मेमोरियल से लगता था जैसे यहां सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बारे में ही जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसी परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय भी है, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी। इसीलिए NMML का यहां पीएम मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी, इसका नाम बदलने का प्रस्ताव वहां पर उस बैठक से आगे बढ़ा।
यानी सिर्फ नाम बदला है, और वो भी इसलिए बदला गया है क्योंकि यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान दिखाया गया है। लिहाजा सिर्फ एक नाम से यह कंफ्यूजन होता था कि क्या अमुक प्रधानमंत्री के, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके संदर्भ में ही यहां पर जिक्र और उनसे जुड़ी हुई ही चीजें हैं क्या यहां। लेकिन कांग्रेस को जाहिर है यह पसंद नहीं आया। कांग्रेस को क्या यह पसंद नहीं है कि इस म्यूजियम में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बारे में भी बताया गया है। आपको बताता हूं कि देश में कितने कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं और कितने साल तक उन्होंने देश पर शासन किया है। अब तक देश में 14 प्रधानमंत्री और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इनमें 6 प्रधानमंत्री और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही थे। कांग्रेस के 6 प्रधानमंत्रियों ने देश पर 54 साल तक शासन किया है। बाकी 8 प्रधानमंत्रियों ने देश पर लगभग 20 साल तक शासन किया है। यानी आप देखिए कि देश पर सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस से आए प्रधानमंत्रियों ने शासन किया। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इस म्यूजियम में कांग्रेस से जुड़े प्रधानमंत्रियों के ही हैं। अब इस पर अगर मोदी सरकार ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नाम हटाकर सभी प्रधानमंत्रियों को बराबर का दर्जा दिया तो उस पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज। बीजेपी ने भी कांग्रेस से यही सवाल पूछा है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं से क्या परेशानी। मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं। नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। अब आप देखें तो कांग्रेस के दोनों ही आरोप गलत हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस का आरोप देखिए, कांग्रेस का पहला आरोप है कि नेहरू का अपमान किया गया, जबकि नेहरू का अपमान नहीं बल्कि सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि मोदी कांग्रेस से चिढ़ते हैं। तो अगर ऐसा होता तो म्यूजियम में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए पीएम मोदी को न जाने क्या क्या कह रही है। जिस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी NMML के नाम से नेहरू हटाने को लेकर कांग्रेस इतना हंगामा कर रही है, उसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। नेहरू मेमोरियल दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के परिसर के अंदर स्थित है। 3 मूर्ति भवन का निर्माण 1929 से 1930 के बीच में ब्रिटिश शासन में हुआ था। इसे एडविन लुटियंस के शाही राजधानी के हिस्से के तौर पर बनाया गया था। उस समय 3 मूर्ति भवन भारत में कमांडर इन चीफ का निवास था। 1948 में 3 मूर्ति भवन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास बन गया। इसका अलग इतिहास है जो आपको आगे बताऊंगा। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में 16 साल तक रहे। मई 1964 में नेहरू के निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को नेहरू के नाम पर समर्पित किया गया। नवंबर 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल का उन्होंने उद्घाटन किया। नेहरू मेमोरियल के जरिए नेहरू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अप्रैल 1966 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का गठन किया गया। 1974 में 3 मूर्ति भवन के बगल में लाइब्रेरी बनी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया। रिसर्च और स्टडी के लिए 1989 में 3 मूर्ति भवन परिसर में एक नई इमारत बनाई गई। अब आपको यह भी बताता हूं कि 3 मूर्ति भवन भारत के प्रधानमंत्री का माफ कीजिए आधिकारिक निवास कैसे बना। बताता हूं कि 3 मूर्ति भवन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कैसे बना। इस इतिहास का चैप्टर भी खोलना जरूरी है।
पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनने के 1 साल तक सरदार पटेल जैसे अपने कैबिनेट मंत्रियों की तरह मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लुटियंस के एक बंगले में रहते थे, क्योंकि उस वक्त तक पंडित नेहरू को महात्मा गांधी को यह दिखाना था कि प्रधानमंत्री पद पर उन्हें चुनकर गांधी जी ने गलत नहीं किया और पद का खुमार उन पर नहीं है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में ज्यादातर नेता सरदार पटेल को पीएम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन बापू को जवाहरलाल नेहरू का नाम ही पीएम के लिए जंचा। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद पंडित नेहरू को लगा कि अब उन्हें साधारण बंगले में रहना किसी को दिखाना नहीं, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नया बंगला चुना। पंडित नेहरू ने यह तय किया कि वो 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट होंगे, जहां ब्रिटिश राज में सेना के कमांडर इन चीफ रहा करते थे। 3 मूर्ति भवन के इस बड़े बंगले में पंडित नेहरू के शिफ्ट होने का मकसद ये था कि वो कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के बीच खुद को सर्वोपरि दिखा सके। जिस 3 मूर्ति भवन और नेहरू मेमोरियल के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसे 2009 का वो समय भी याद करना चाहिए जब देश में यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय नेहरू मेमोरियल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये आरोप 2009 में कई मशहूर शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने लगाए थे। 2009 में रामचंद्र गुहा, निवेदिता मेनन जैसे कई शिक्षाविदों ने आरोप लगाया था कि नेहरू मेमोरियल को भ्रष्ट तरीके से चलाया जा रहा है। आरोप यह भी लगा था कि नेहरू मेमोरियल को चलाने वाले इसे चलाने में सक्षम नहीं। नेहरू मेमोरियल पर अपने पब्लिकेशन प्रोग्राम को बंद करने का भी आरोप लगाया गया था। आरोप था कि नेहरू मेमोरियल ने पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट और इतिहास को इकट्ठा करना भी बंद कर दिया है। इसके अलावा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी पर गलत तरीके से फंड ट्रांसफर का भी आरोप लगा था। मार्च 2009 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को 2 किश्तों में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 5 करोड़ रुपए का यह फंड नेहरू मेमोरियल ने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड को ट्रांसफर किया। जेएनएम फंड एक ट्रस्ट है और उस समय सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी। फंड ट्रांसफर पर उस समय संस्कृति मंत्रालय ने आपत्ति भी जताई थी। संस्कृति मंत्रालय ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसमें फंड ट्रांसफर को गलत बताया था, लेकिन 2010 में संस्कृति मंत्रालय ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। बाद में संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि नेहरू मेमोरियल से जेएनएमएफ को संबंधित अधिकारियों की सहमति के बाद फंड का ट्रांसफर किया गया था। हालांकि 2011 में जारी प्रेस रिलीज में संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि किसी भी संस्थान को यह फंड ट्रांसफर करना गैर कानूनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 करोड़ रुपए का यह फंड नेहरू मेमोरियल को सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू के साहित्य के लिए सीसीटीवी खरीदने के लिए, म्यूजियम के विकास और सैलरी देने के लिए मिला था, लेकिन इसे उस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। इसके बाद नेहरू मेमोरियल की तत्कालीन डायरेक्टर मृदुला मुखर्जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और सेंट्रल विजिलेंस कमेटी से मामले की जांच के लिए याचिका भी लगाई थी, लेकिन आखिरकार इस मामले में नेहरू मेमोरियल को क्लीन चिट मिल गई। सोचिए कि यूपीए सरकार के दौर में नेहरू मेमोरियल को लेकर ही कैसे कैसे खेल होते थे। तो ये नेहरू मेमोरियल का चैप्टर आपने देखा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना जायज विरोध है और कितनी सियासत। अब अगले चैप्टर का रुख करते हैं। पाठशाला में अब हवा में उड़ते महल का चैप्टर, जिसके एक टिकट में आपका बंगला बन जाए। आजकल महंगी फ्लाइट्स की बहुत बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हवाई सफर बहुत महंगा हो गया है। हमने आपको पाठशाला में बताया भी था कि हवाई सफर क्यों महंगा हो गया, लेकिन आज पाठशाला में हम आपको उन हवाई यात्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें महंगा सफर ही पसंद है और इसके लिए वो 50-50 लाख की टिकट तक खरीदने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 लाख में तो शहरों में अच्छी खासी सोसाइटी में फ्लैट मिल जाता है 2 BHK का,
तो ये कौन से लोग हैं जो 50 लाख का टिकट खरीदकर हवाई सफर कर रहे हैं? और वो कौन सा हवाई जहाज है जिसमें उड़ने के लिए 50 लाख का टिकट लगता है? आज आपको दुनिया की सबसे महंगी उड़ान के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके लिए शानदार बेडरूम होगा, बड़ा सा टीवी होगा, बड़ा सा वॉशरूम, छोटा वाला नहीं, यहां पे स्पा भी होगा और ऐसी ऐसी सुविधाएं होंगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस फ्लाइट में बैठने के लिए आपको $66,000 खर्च करने होंगे। $66,000 का मतलब है भारत के रुपयों के हिसाब से 54 लाख रुपए। जिस फ्लाइट का टिकट 54 लाख का है उसके बारे में आपको बताता हूं। यह फ्लाइट है यूएई की नेशनल एयरलाइन एतिहाद एयरवेज की, जिसमें अबू धाबी से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट की एक टिकट की कीमत 54 लाख रुपए है। लेकिन इतनी महंगी फ्लाइट होने के बावजूद यह फ्लाइट हाई डिमांड में रहती है। एक हवाई टिकट के 54 लाख रुपए की कीमत में भारत में क्या क्या हो सकता है? मिडिल लेवल इंजीनियर को 5 से 6 साल तक सैलरी मिल जाएगी इसमें। नोएडा में एक अच्छा खासा 2 BHK अपार्टमेंट खरीदा जा सकता है। फॉर्च्यूनर कार का टॉप मॉडल आ जाएगा इतने में तो, और 10 से ज्यादा अगर आप छोटी कारें ऑल्टो जैसी सोचें तो 10 से ज्यादा आ जाएंगी। 2 बड़ी बड़ी परचून की दुकानें इसमें खोली जा सकती हैं। 2 लोग 15 बार विदेशों में छुट्टियां मनाने इतने पैसों में जा सकते हैं। तो ये आपने देखा